शुरुआत करते हैं नमामि गंगे योजना से। नमामि गंगे, हाँ, ये तो काफी चर्चा में रही थी। जी, ये योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय ने शुरू की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था, गंगा नदी का संरक्षण और उसकी शुद्धि। बिल्कुल। लेकिन इसमें सिर्फ नदी की सफाई ही नहीं थी, इसमें गंगा के किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, घाटों को सुंदर बनाना और लोगों में जागरूकता फैलाना भी शामिल था। अच्छा, तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो हो गई पर्यावरण से जुड़ी बात। अगली योजना जिसने शायद हर घर को छुआ वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। हाँ, इसके बारे में तो सभी ने सुना है, बताइए इसके बारे में। जी, ये एक बहुत बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, सही कहा। इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को और मंत्रालय था जाहिर है वित्त मंत्रालय। और इसका मुख्य उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग से जोड़ना था, है ना? हाँ, हर परिवार का कम से कम एक बैंक खाता हो। लेकिन ये सिर्फ खाता खोलना नहीं था। मतलब इसके साथ कुछ लाभ भी जुड़े थे। जैसे 26 फरवरी 2020 तक के आंकड़े देखें तो 38 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 38 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और हर खाता धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी दिया गया। ओह, तो ये सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं था, एक तरह का सुरक्षा कवच भी था। बिल्कुल। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। इसका क्या उद्देश्य था? हाँ, मेक इन इंडिया, इसका शेर वाला लोगो तो सबको याद होगा। जी, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। इसका सीधा संबंध देश के औद्योगिक विकास से था। मतलब देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। हाँ, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएं और यहीं अपना सामान बनाएं, जिससे यहाँ रोजगार बढ़े। बिल्कुल सही। अब एक थोड़ी अलग तरह की योजना पर आते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। हाँ, ये थोड़ी अलग लगती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट था? ये ग्रामीण विकास पर केंद्रित थी। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर इसे लॉन्च किया गया। अच्छा। इसका आइडिया था कि प्रत्येक सांसद मतलब हर एमपी अपने क्षेत्र में कुछ गांवों को गोद लेगा और उनका विकास करेगा, एक मॉडल विलेज की तरह। जी, लक्ष्य था कि 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों का विकास करना। तो ये एक तरह से सांसदों की सीधी भागीदारी से गांवों के विकास की योजना थी। बिल्कुल। अब उस साल की एक और बहुत जरूरी योजना जो स्वास्थ्य से जुड़ी थी। कौन सी? मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष, नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और इसके पीछे कारण है। ये 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पाना। संपूर्ण टीकाकरण? जी, और जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही इसके अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होता था। अच्छा, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष है। जी। कौन सी 7 बीमारियां? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी टीके हैं। समझ गए। तो ये था 2014 का पूरा लेखा जोखा। अब 2015 की योजनाओं पर आते हैं। बिल्कुल। 2015 की शुरुआत एक बहुत ही चर्चित अभियान से हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान था। सिर्फ एक योजना नहीं। सही बात है। ये कब शुरू हुई? ये 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य तो नाम से ही जाहिर है। जी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जो हमारे देश में गिरता हुआ लिंगानुपात था यानी सेक्स रेशो, उसमें सुधार लाना। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती थी और अभी भी है। हैं। इसके बाद छोटे उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना आई। आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें मुद्रा का कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ, इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मतलब मुद्रा। अच्छा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जी, ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों, मतलब जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं, उन्हें वित्तीय सहायता देना, जिन्हें बैंकों से आसानी से लोन नहीं मिलता। बिल्कुल। इसमें 3 तरह के लोन का प्रावधान था। हाँ, वो शिशु, किशोर और तरुण वाले, है ना? एकदम सही। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन। ये तो बहुत ही अच्छा वर्गीकरण है जरूरत के हिसाब से। जी, अब 2015 की एक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना के बारे में बात करते हैं। कौन सी? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। ये तो पेंशन से जुड़ी है। हाँ, और खासकर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, मतलब वो लोग जिनके पास पीएफ या कोई और पेंशन की सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई छोटा दुकानदार या मजदूर। बिल्कुल। ये योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय ने शुरू की। इसमें कौन शामिल हो सकता है? 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। अच्छा, और उन्हें पेंशन कैसे मिलती है? देखिए, उन्हें हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से एक तय रकम बैंक में जमा करनी होती है। और फिर 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। ये इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने रुपए जमा किए थे। अब अमृत योजना देखते हैं। अमृत योजना 25 जून 2015।
इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाम तो काफी भारी भरकम है। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है, पर इसका काम शहरों की नींव को मजबूत करना था। देखिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि शहर के हर घर में नल से साफ पानी आ रहा है या नहीं। अच्छा, मतलब जो बुनियादी चीजें हैं उन पर ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल। सीवेज की व्यवस्था ठीक है या नहीं। अमृत योजना का फोकस इसी अनग्लैमरस लेकिन सबसे जरूरी काम पर था। ये 500 शहरों में पानी की सप्लाई, सीवेज नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का मिशन था। एक मिनट, मैं यहाँ तारीखें देख रहा हूँ। अमृत योजना 25 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन भी 25 जून 2015 और प्रधानमंत्री आवास योजना भी, ये तीनों एक ही दिन। हाँ, एक ही दिन। तो मतलब ये एक बड़ा सोचा समझा अर्बन पैकेज था, कोई अलग अलग योजनाएं नहीं थी। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई सहयोग नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसे आप एक 3 लेयर वाले केक की तरह समझ सकती हैं। 3 लेयर वाला केक, वो कैसे? सबसे नीचे की यानी फाउंडेशनल लेयर थी अमृत योजना, जो पानी, सीवेज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर रही थी। ठीक है। इसके ऊपर की लेयर थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हर नागरिक को एक बुनियादी सम्मान यानी सिर पर छत दे रही थी। और सबसे ऊपर की सजावट वाली लेयर थी स्मार्ट सिटी मिशन। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी मिशन इस पैकेज में कैसे फिट होता है? जी, इसका मकसद क्या था? स्मार्ट से हमारा मतलब क्या है? सिर्फ वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्मार्ट का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाना नहीं था। इसका असली मकसद था शहरों की प्लानिंग और मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना। इसके लिए 100 शहरों को चुना गया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो मेरे नोट्स में भी है, सिंगापुर से सहयोग लिया गया था। सिंगापुर से क्यों? हाँ, सिंगापुर से सीखने का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें या ऊंची इमारतें बनाना नहीं था। असली सीख थी उनकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग की। इंटीग्रेटेड प्लान मतलब अगर आप आज सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो साथ ही में गैस पाइपलाइन, बिजली के तार और फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए भी जगह बना दीजिए, ताकि बार बार सड़क खोदनी न पड़े। बिल्कुल। इससे ये नहीं होगा कि एक विभाग सड़क बनाए और 2 महीने बाद दूसरा विभाग उसे फिर से खोद दे। ये प्लानिंग एफिशिएंसी थी, वो सोच थी जिसे भारत अपने शहरों में लाना चाहता था। समझ गया। तो एक ही दिन में ये 3 बड़ी घोषणाएं, ये कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे सोच ये थी कि सिर्फ स्मार्ट इमारतें बनाने से शहर स्मार्ट नहीं होते, जब तक हर नागरिक के सिर पे छत और घर में पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं न हो। एकदम सटीक। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य तो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाना। राइट। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हाँ, इसका मतलब था 2 करोड़ परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और एक स्थायी पता देना। जी, ये शहरी बदलाव का मानवीय चेहरा था। तो ये तीनों योजनाएं मिलकर शहरी भारत को एक नया रूप देने का एक मुकम्मल प्रयास थी। तो एक तरफ शहरों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की ये विशाल कवायद चल रही थी, लेकिन इसी के साथ एक समानांतर कोशिश देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की भी हो रही थी। और यहीं से एंट्री होती है डिजिटल इंडिया मिशन की। हाँ, 1 जुलाई 2015। और ये एक अलग ही तरह की क्रांति थी। अब तक हम कंक्रीट और पाइपलाइन की बात कर रहे थे, अब बात हो रही थी डेटा और कनेक्टिविटी की। सही। डिजिटल इंडिया का सीधा सा मकसद था सरकार और आम आदमी के बीच की दूरी को टेक्नोलॉजी से पाटना। यानी अब आपको दफ्तर के बाबू के चक्कर नहीं काटने, आपका काम आपके फोन पर होगा। इसका कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे इसका असर सीधे समझ आए? क्योंकि पारदर्शिता और पहुंच जैसे शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका असली कमाल देखिए। पहले किसान को अपनी फसल की सब्सिडी के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हर टेबल पे कुछ खर्चा पानी देना पड़ता था। हाँ, ये तो आम बात थी। डिजिटल इंडिया और जनधन खातों के बाद अब वही सब्सिडी एक बटन दबाते ही सीधे उसके बैंक अकाउंट में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई देरी नहीं। ये सिर्फ पारदर्शिता नहीं, ये तो व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन था। इसने सिस्टम से बहुत बड़ी लीकेज को बंद कर दिया। सही कहा। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा था, लेकिन इस नई अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? भारत की सबसे बड़ी ताकत तो उसके युवा हैं। शायद इसीलिए इसके ठीक बाद स्किल इंडिया मिशन आया। बिल्कुल, ये कहानी का अगला लॉजिक कदम था। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ, जिसका लक्ष्य था 2022 तक देश के करोड़ों युवाओं के हाथ में कोई न कोई हुनर देना। और सोच ये थी कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। हाँ, युवाओं को प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, डेटा एंट्री, कोडिंग जैसे स्किल सिखाए जाएं जिनकी बाजार में मांग हो। लेकिन इस पर एक आलोचना ये भी होती है कि स्किल सेंटर से सर्टिफिकेट तो बहुत बंटे, पर उस स्तर का रोजगार नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग की समस्या थी या फिर जॉब मार्केट की? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, समस्या दोनों तरफ थी। कई जगहों पर ट्रेनिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही थी जितनी रफ्तार से युवा ट्रेन हो रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस मिशन का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि इसने स्किल या हुनर को भारतीय समाज में एक सम्मानजनक जगह दी।
इसने इस सोच को बदला कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही कामयाबी है। सही बात है। एक कुशल वेल्डर या मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन भी एक सफल उद्यमी बन सकता है। यह सोच इसी मिशन की देन है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने शहरों को बदला, सिस्टम को डिजिटल किया और युवाओं को हुनर दिया। लेकिन भारत की आत्मा तो गांव में बसती है और गांव के विकास की पहली शर्त है बिजली। यहीं से शायद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत होती है। एकदम सही ट्रांजिशन है। 25 जुलाई 2015 को शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य बहुत सीधा और स्पष्ट था, देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना। सुनने में तो बहुत सरल लगता है। हाँ, पर करने में उतना ही मुश्किल था। पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के इलाकों में बसे गांव तक खंबे और तार पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीन पर हर गांव तक बिजली पहुंचाना इतना आसान था? इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती तो भौगोलिक थी। कई गांव ऐसी जगहों पर थे जहां सड़कें तक नहीं थी, वहां सामान पहुंचाना ही एक मिशन था। दूसरी चुनौती थी राज्यों के बिजली बोर्डों की खराब हालत। अच्छा, लेकिन इस योजना का असर सिर्फ घर में बल्ब जलने तक सीमित नहीं था। गांव में बिजली आने का मतलब है कि आटा चक्की चल सकती है, पानी का पंप चल सकता है, बच्चे रात में पढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य केंद्र में फ्रिज चल सकता है जिसमें जरूरी टीके रखे जा सके। जी, बिजली असल में गांव तक विकास और आधुनिक जीवन की संभावनाओं को लेकर गई। सही बात है। अब जब गांव शहर जुड़ने लगे तो देश को दुनिया से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई होगी और व्यापार के लिए बंदरगाह सबसे जरूरी है। शायद यही सागरमाला परियोजना का रोल आता है। एकदम सही। 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई सागरमाला परियोजना भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने का एक ब्लूप्रिंट थी। इसके दो हिस्से थे। दो हिस्से। हाँ। पहला, देश के सभी बड़े छोटे बंदरगाहों को आधुनिक बनाना, उनकी क्षमता बढ़ाना। और दूसरा हिस्सा जो शायद ज्यादा जरूरी था, वो था पोर्ट लेड डेवलपमेंट। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बंदरगाहों को सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने की जगह न मानकर उन्हें विकास का इंजन बनाना। अच्छा। सोचिए, अगर बंदरगाहों पर कोई सामान उतरता है और उसे देश के अंदरूनी हिस्से, मान लीजिए दिल्ली या नागपुर तक पहुंचाने में हफ्तों लग जाते हैं, तो सामान की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा। सागरमाला का मकसद था बंदरगाहों को बेहतरीन सड़कों और रेलवे लाइनों से जोड़ना, ताकि माल की आवाजाही तेज, सस्ती और आसान हो सके। इससे मेड इन इंडिया सामान दुनिया में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकता है। एकदम सही। बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये सब विकास उद्योग, स्मार्ट शहर, बिजली वाले गांव, इन सब के लिए एक चीज तो लगातार चाहिए, बिजली। और अगर बिजली देने वाला सिस्टम ही बीमार हो तो? शायद उदय योजना इसी बीमारी का इलाज थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 5 नवंबर 2015 को शुरू हुई उदय योजना का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम यानी बिजली बांटने वाली सरकारी कंपनियां, और ये कंपनियां उस वक्त आईसीयू में थी। आईसीयू में? ऐसा क्यों? इसे एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जहां आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उसे 80 रुपए में बेचने पर मजबूर है। और ऊपर से नुकसान। हाँ, और ऊपर से 20 रुपए का सामान या तो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है। ऐसी दुकान कितने दिन चलेगी? ज्यादा दिन नहीं। देश की ज्यादातर बिजली कंपनियां ऐसी चक्रव्यूह में फंसी थीं। वो भारी घाटे में थीं। उदय योजना राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता था, जिसका मकसद इन कंपनियों को इसी घाटे के जाल से निकालना था, ताकि वे 24 घंटे बिजली देने लायक बन सके। और एक रोचक तथ्य यह है कि इस मुश्किल सुधार को अपनाने वाला पहला राज्य झारखंड बना। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जो 22 फरवरी 2016 को शुरू हुआ। ये रूर्बन शब्द बड़ा अनोखा है। रूर्बन शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी। अच्छा, रूरल और अर्बन। हाँ, इस मिशन की सोच भारत की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने की कोशिश थी, गांवों से शहरों की ओर पलायन। वो कैसे? देखिए, लोग अपना गांव छोड़कर शहर क्यों आते हैं? बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के लिए। इस मिशन का आइडिया था कि क्यों ना गांव के क्लस्टर्स यानी 3-4 आसपास के गांवों के समूह को चुनकर वहीं पर शहर जैसी सुविधाएं दी जाए। वहां अच्छी सड़कें, डिजिटल कनेक्टिविटी, अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं और साथ ही वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे कृषि उत्पाद प्रोसेसिंग या हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांवों को शहर बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं और अवसर पैदा करने की कोशिश थी। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मकसद था गांव की आत्मा, शहर की सुविधा, ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी और काम के लिए अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े। यह ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को पाटने का एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी प्रयास था। सेतु भारतम योजना। जरूर। तो ये योजना 4 मार्च 2016 को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने शुरू की थी। ओके। कागज पर इसका मकसद बहुत सीधा साधा लगता है, देश के सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। यानी जहां भी नेशनल हाईवे पर रेलवे फाटक है, वहां या तो ओवरब्रिज बनेगा या फिर अंडरब्रिज। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल असर क्या है? क्या ये सिर्फ ट्रैफिक जाम कम करने के लिए है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ट्रैफिक जाम या सुविधा की बात नहीं है। अच्छा।
और सोचिए जब हजारों ट्रक रेलवे फाटक पर रोजाना मतलब 10-15 मिनट के लिए भी रुकते हैं तो कितना डीजल बर्बाद होता है। हाँ सही बात है। और सामान पहुंचने में जो देरी होती है उसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। तो सेतु भारतम का असली मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना था। ओह, तो ये इकोनॉमी से जुड़ा है। हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा कुशल बनाना। हाँ। ये समय और ईंधन दोनों की बचत करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक कदम था। मतलब एक छोटा सा बदलाव पूरे देश के व्यापार करने के तरीके पर असर डालता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें शायद सिस्टम से मदद आसानी से नहीं मिलती। मैं बात कर रही हूँ स्टैंड अप इंडिया योजना की। हाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद आती है फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। ये योजना 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने लॉन्च की थी। ओके। इसका लक्ष्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपना नया काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना। मदद मतलब लोन? मैंने पढ़ा है कि इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जी बिल्कुल, 10 लाख से 1 करोड़ तक। ये रकम तो काफी बड़ी है, पर मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इन्हीं समुदायों पर फोकस क्यों किया गया? क्या इसके पीछे सिर्फ आर्थिक मदद देना था या कोई सामाजिक सोच भी थी? यही इस योजना का सबसे गहरा पहलू है। ये सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है। अच्छा। ये एक तरह का आप कह सकती हैं सामाजिक सुधार का टूल है। आंकड़े बताते हैं कि इन समुदायों के लोगों को बैंक से लोन लेने में ऐतिहासिक रूप से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे उनका बिजनेस आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बिल्कुल। तो स्टैंड अप इंडिया उस गैप को भरने की कोशिश करती है। ये मानकर चलती है कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं बल्कि पैसे तक पहुंच की कमी है। यानी ये देश में उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश है। हाँ, जो शायद पहले मौके की कमी की वजह से पीछे रह जाते थे। बहुत दिलचस्प। अब एक और योजना पर आते हैं जो पहुंच या एक्सेस से ही जुड़ी है, उड़ान योजना। हाँ, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई इस योजना ने भारत के एविएशन मैप को ही मतलब एक तरह से बदल दिया। कैसे? इसका मकसद था छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना और हवाई यात्रा को इतना सस्ता बनाना कि आम आदमी भी इसमें सफर कर सके। इसका नारा भी तो यही था, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में। जी। पर ये होता कैसे है? मतलब एयरलाइन कंपनियां घाटे में उड़ानें क्यों चलाएंगी? यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। सरकार एयरलाइन कंपनियों को इन छोटे कम मुनाफे वाले रूट्स पर उड़ाने के लिए सब्सिडी देती है। सब्सिडी? हाँ, जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। इससे कंपनियों का घाटा कम हो जाता है और वो टिकट की कीमत कम रख पाती हैं। अच्छा। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ सस्ते टिकट देना नहीं है। जब कोई छोटा शहर हवाई मार्ग से जुड़ता है तो वहां टूरिज्म बढ़ता है, नए बिजनेस आते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिलती है। तो ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं बल्कि आर्थिक अवसरों को छोटे शहरों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी देख लिया। अब जरा उन योजनाओं पर चलते हैं जिनका सीधा असर घर परिवार पर पड़ा। जी। और शुरुआत करते हैं उस योजना से जिसने करोड़ों घरों की रसोई की तस्वीर बदल दी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यकीनन ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली योजनाओं में से एक रही है। 1 मई 2016 को इसे लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तो था बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। हाँ, और ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर देने की योजना नहीं थी। मैं समझ गई। इसका सीधा ताल्लुक महिलाओं के स्वास्थ्य से था, है ना? लकड़ी या कोयले के चूल्हे से निकलने वाला धुआं वो बहुत खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा, रोजाना कई सिगरेट पीने के बराबर। तो इसमें सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिलती थी? सरकार हर नए कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। 1600 रुपए? जी। इस रकम में सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरे खर्चे शामिल होते हैं। ये 1600 रुपए की रकम बहुत सोच समझकर तय की गई थी। क्यों? क्योंकि यही वो शुरुआती लागत थी जो ज्यादातर गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन लेने से रोकती थी। अच्छा, तो इस एक कदम में करोड़ों महिलाओं को न सिर्फ बीमारियों से बचाया बल्कि उनका समय भी बचाया। बिल्कुल। जो समय वो रोजाना लकड़ी इकट्ठा करने में लगाती थी, अब उस समय का इस्तेमाल वे किसी और काम में कर सकती हैं। मतलब इसका असर स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण कई स्तरों पर हुआ। जी। चलिए स्वास्थ्य की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और शायद इस दशक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाँ, जिसे हम सब आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, आयुष्मान भारत। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई ये योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। इसका लक्ष्य है देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को सुरक्षा देना। और ये सुरक्षा है 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक के मुफ्त इलाज की। जी। 5 लाख रुपए। भारत में ज्यादातर परिवारों के लिए ये रकम इतनी बड़ी है कि एक गंभीर बीमारी उन्हें पीढ़ियों के लिए गरीबी में धकेल सकती है। बिल्कुल। ये योजना सिर्फ इलाज का खर्च नहीं उठाती, ये लोगों को उस वित्तीय तबाही से बचाती है जो एक मेडिकल इमरजेंसी अपने साथ लाती है। और इसका कैश रहित होना सबसे महत्वपूर्ण है ना? हाँ, यानी मरीज को अस्पताल में अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना पड़ता।
इससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे न होने की वजह से किसी का इलाज ना रुके। तो ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। सही कहा आपने। क्या कवच की बात चली है तो अब बुजुर्गों के लिए बनाई गई कुछ योजनाओं को देखते हैं। पहली है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये योजना 1 जनवरी 2017 को LIC के माध्यम से शुरू की गई थी। ओके, LIC। इसका मकसद था 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को एक निश्चित आय देना। उस समय ब्याज दरें लगातार घट रही थी। हाँ, जिससे रिटायर्ड लोगों की जमा पूंजी पर रिटर्न कम हो रहा था। बिल्कुल, ये योजना उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए लाई गई थी। तो इसमें क्या गारंटी दी गई? इसमें 10 सालों के लिए 8% की गारंटी शुदा ब्याज दर का वादा किया गया था। 8% 10 साल के लिए? जी, यानी बाजार में ब्याज दर चाहे कितनी भी नीचे चली जाए, इस योजना में निवेश करने वालों को पूरे 10 साल तक 8% का रिटर्न मिलना तय था। ये तो रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। हाँ, जिन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक स्थिर आय की जरूरत होती है। ठीक है, और इसी तरह की एक और योजना का जिक्र है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जी, जो कुछ ही महीनों बाद 21 जुलाई 2017 को आई। इसमें भी 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए 10 साल तक 8% का गारंटी शुदा रिटर्न है। हाँ है। तो दो लगभग एक जैसी योजनाएं इतने कम समय में क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन दोनों योजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ देखना चाहिए। अच्छा, ये सरकार की एक सोची समझी नीति का हिस्सा था। जब बाजार में ब्याज दरें गिर रही हों, तो सरकार का आगे आकर 8% जैसे ऊंचे रिटर्न की गारंटी देना ये दिखाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता थी। मतलब ये एक पॉलिसी पुश था, न कि सिर्फ दो अलग अलग प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, एक तरह से बाजार की अनिश्चितताओं के खिलाफ सरकार द्वारा दिया गया एक आश्वासन। समझ गई। अब एक ऐसी योजना पर आते हैं जो एकदम अलग है और बहुत अनोखी भी, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। हाँ, स्पर्श। इसका नाम ही बहुत उत्सुकता जगाता है। इसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। स्कॉलरशिप फॉर स्टैम्प्स एज अ हॉबी। जी, ये 3 नवंबर 2017 को शुरू हुई। ये 6वीं से 9वीं कक्षा के उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिन्हें डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक है। एक हॉबी के लिए स्कॉलरशिप, वो भी डाक टिकट संग्रह करने के लिए। ये तो बहुत ही असामान्य है। तो आज के डिजिटल युग में इस हॉबी को बढ़ावा देने के पीछे क्या सोच थी? यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ एक हॉबी को बढ़ावा देना नहीं है। तो फिर डाक टिकट अपने आप में इतिहास, भूगोल, संस्कृति और कला का एक छोटा सा कैप्सूल होते हैं। हाँ, ये तो है। इस हॉबी के जरिए बच्चे अपने देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। ये योजना पढ़ाई के पारंपरिक तरीकों से हटकर बच्चों में रिसर्च और खोज करने की प्रवृत्ति को जगाने का एक प्रयास है। तो इसमें मदद कैसे की जाती है? इसके तहत चुने गए 40 बच्चों को 6,000 रुपए सालाना की छात्रवृत्ति दी जाती है। 6,000 रुपए? हाँ, ताकि वे अपने शौक और आगे बढ़ा सके। कमाल है। यानी ये बच्चों में किताबी ज्ञान के अलावा एक अलग तरह की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का तरीका है। चलिए अब फिर से बड़े पैमाने की योजनाओं पर लौटते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की। ये योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय ने शुरू की। और इसका लक्ष्य तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल साफ, देश के हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना। आजादी के 70 साल बाद भी देश में करोड़ों घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। तो ये उस आखिरी मील की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए थी। जी, यानी हर घर रोशन हो। पर बिजली का कनेक्शन देना तो पहला कदम है। इसका असल सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होता है? बहुत गहरा। बिजली सिर्फ रोशनी नहीं है, ये अवसरों का दरवाजा है। जैसे कि जब एक गांव में बिजली पहुंचती है तो बच्चे देर रात तक पढ़ सकते हैं। छोटे मोटे उद्योग जैसे आटा चक्की या सिलाई मशीन चल सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और लोगों को दुनिया से जुड़ने के लिए मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा मिलती है। इस योजना ने करोड़ों लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर बेहतर बनाया है। सही बात है, ये विकास की एक बुनियादी शर्त है। और अब योजना पर आते हैं जी, जो देश की रीढ़ यानी किसानों से सीधे जुड़ी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जी, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई ये योजना भारत में कृषि सहायता के तरीके में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। इसका मॉडल बहुत सरल है, देश के सभी किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाना। हाँ, बिल्कुल सीधा। इसके तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। जी, यहाँ महत्वपूर्ण बात है सीधे बैंक खाते में। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। डीबीटी? हाँ, पहले की कई योजनाओं में पैसा अलग अलग सरकारी विभागों से होकर लाभार्थी तक पहुंचता था, जिसमें भ्रष्टाचार और देरी की बहुत गुंजाइश होती थी। अच्छा। डीबीटी मॉडल में पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है, जिससे बीच के सभी बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। और ये पैसा किस्तों में क्यों दिया जाता है? ताकि किसानों को फसल बोने से ठीक पहले खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए समय पर मदद मिल सके। ये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने में भी मदद करता है। ये एक सम्मान निधि है जो उन्हें खेती जारी रखने के लिए एक छोटा सा सहारा देती है।
तो अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देखते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना किन लोगों के लिए है? देखिए, ये मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। असंगठित क्षेत्र मतलब जैसे रेडी पटरी वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार। अच्छा, ये योजना 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। ठीक है। और इसमें शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं? इसमें 2 मुख्य शर्तें हैं। एक तो उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 40 जी, और दूसरी ये कि मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। 15,000 से कम। और इस योजना से फायदा क्या मिलता है? फायदा ये है कि 60 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है तो लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। 3,000 रुपए महीना? जी। तो जिस तरह ये श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, क्या किसानों के लिए भी ऐसी कोई योजना है? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वो इसी तर्ज पर है। ओके, किसान मानधन योजना। जी, ये 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में लॉन्च हुई थी। रांची से। और इसमें पात्रता क्या है? क्या वो भी वैसी ही है? लगभग वैसी ही। इसमें भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। और ये उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। अच्छा, इसमें आय की जगह जमीन का पैमाना है। जी, 2 हेक्टेयर तक। सही। और इसमें पेंशन का लाभ कितना है? क्या वो भी उतना ही है? हाँ, 60 वर्ष की आयु होने पर इसमें भी न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। तो ये दोनों योजनाएं एक तरह से बुढ़ापे के लिए एक सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश है। बिल्कुल। अब इन पेंशन योजनाओं से हटकर युवाओं के लिए सेना में भर्ती से जुड़ी एक योजना, अग्निपथ योजना, बिल्कुल, इस पर काफी चर्चा हुई थी। जी, इसको समझते हैं। जी। इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। 2022 में। और इसमें योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता है 10वीं या 12वीं पास। ओके। और आयु इसमें 17.5 से 21 या 23 वर्ष के बीच है। 17.5 से, ठीक है। तो इस योजना की प्रक्रिया क्या है? ये काम कैसे करती है? इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाता है। सिर्फ 4 साल के लिए? हाँ, सिर्फ 4 साल। और इन जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर। और 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद क्या होता है? जब सेवा पूरी हो जाती है तो अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। 11.71 लाख? एक मुश्त। जी, एक मुश्त। पेंशन नहीं होती इसमें। अच्छा। और इसके अलावा CAPF और असम राइफल्स में उन्हें 10% आरक्षण का भी प्रावधान है। और एक और जरूरी बात, मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, तो 25% को परमानेंट कमीशन मिल जाता है। जी, जो बेस्ट होते हैं। समझ गया। तो ये एक पूरी तरह से नया मॉडल है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की बात करते हैं, उनके लिए भी एक विशेष योजना है, PM विश्वकर्मा योजना। हाँ, PM विश्वकर्मा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। बिना गारंटी के लोन? ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बहुत बड़ी बात है। ये योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च हुई। 2023 में? जी। और इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 13,000 करोड़ काफी बड़ा बजट है। हाँ, और इसमें 18 तरह के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अच्छा। जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, इस तरह के 18 व्यवसाय। तो ये एक तरह से उनके हुनर को और उनके काम को एक आर्थिक सहारा देने की कोशिश है। बिल्कुल। अब बात करते हैं PM जनमन योजना की। हाँ। इसका नाम थोड़ा अलग है। इसका पूरा नाम क्या है और ये किन के लिए है? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, नाम से ही पता चल रहा है। जी, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, जिन्हें हम PVTGs कहते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। अच्छा, और ये लॉन्च कब हुई? ये 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी जिले से लॉन्च की गई। झारखंड से? जी। तो ये योजना काम कैसे करती है? ये योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। 9 मंत्रालय एक साथ? हाँ, ये एक मिशन मोड में है। अच्छा, और इसकी अवधि? इसकी अवधि है 2023-24 से 2025-26 तक। 3 साल? हाँ। एक टारगेटेड मिशन है? बिल्कुल। और इस अभियान का जो कुल बजट है वो है 24,104 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ से भी ज्यादा? जी। इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ और राज्यों का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपए होगा। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? हाँ, ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। तो अब आखिर में ऊर्जा से संबंधित एक बहुत ही चर्चित योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको देखते हैं। हाँ, इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सूर्योदय योजना। जी, ये 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई। हाल ही में? हाँ, बिल्कुल हाल ही में। इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है? इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घर? जी। और इससे हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली,
ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा। इस योजना के लिए 78,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। 78,000 करोड़? ये तो अब तक की योजनाओं में सबसे बड़ा बजट लग रहा है। जी, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है ताकि लोग आसानी से सोलर पैनल लगवा सकें। तो एक तरफ लोगों का बिजली का बिल कम होगा और दूसरी तरफ देश में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, दोहरा लाभ है।